Welcome to all in this class of linear algebra. In previous video lectures, we have defined vector subspace and some theorems we have proved for the necessary and sufficient conditions for a non-empty subset of a vector space to be subspace. Today we are going to solve some examples of vector spaces. As we know, जब हमें कोई वेक्टर सबस्पेस सिद्ध करना है तो लास्ट थ्योरम की सहायता से अगर हम प्रूव करें तो क्या करना पड़ेगा। अगर हमें W को V/F का सबस्पेस प्रूव करना है, V/F इज़ ए वेक्टर स्पेस और W को V/F का सबस्पेस प्रूव करना है, तो हमें केवल ये तीन बातें प्रूव करनी होंगी। एक तो हम ये प्रूव कर लें कि W इज़ नॉट इक्वल टू फाई, दैट इज़ W एक नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरा ये प्रूव कर लें कि W is a subset of V, that is all elements of W belong to V. एंड तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये है कि कोई भी दो आर्बिट्ररी स्केलर्स लें, यानी फील्ड के एलिमेंट्स, और कोई भी दो W के वेक्टर्स लें और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन A अल्फ़ा प्लस B बीटा बनाएं, ये जो वेक्टर आएगा ये प्रूव हो जाए कि ये भी W में है। तो इन तीन बातों से ये सिद्ध हो जाता है कि W V का सबस्पेस है। तो ये सबस्पेस प्रूव करने का तरीका है, और ये जो हमने लास्ट थ्योरम प्रूव की थी उससे आया था। हमने प्रूव किया था कि ये तीन कंडीशंस V को W का सबस्पेस प्रूव करने के लिए सफिशिएंट कंडीशंस हैं, पर्याप्त प्रतिबंध हैं। तो इन बातों का उपयोग करके हम सबस्पेस प्रूव करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल लें, V3/R ये वेक्टर स्पेस है, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं, हमने प्रूव किया है, n ट्यूपल्स के रूप में प्रूव किया था। n बराबर 3 यहाँ पर ले लिया तो ये तीन कंपोनेंट वाले वेक्टर्स का सेट हो गया, जहाँ पे तीनों कंपोनेंट रियल नंबर होने चाहिए। तो ये सेट V3 ओवर द फील्ड R एक वेक्टर स्पेस है। तो ये तो वेक्टर स्पेस गिवन है, हमें W को इस V3/R का सबस्पेस प्रूव करना है, जहाँ W क्या है, W की डेफिनेशन ये दे रखी है, W इज़ द सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, थ्री ट्यूपल्स कह सकते हैं या ट्रिपलेट्स कह सकते हैं इनको। जैसे कि दो कंपोनेंट वाले होते हैं तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कह देते हैं। तो तीन कंपोनेंट वाले उन वेक्टर्स का सेट है W जिसके तीनों कंपोनेंट रियल तो होने ही चाहिए और तीनों कंपोनेंट इन दो लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। यहाँ ये जो कोफिशिएंट्स हैं A B C D E F, ये R के कोई फिक्स्ड एलिमेंट है, इस फील्ड R के कोई नियत अवयव हैं। तो W में कौन से वेक्टर होंगे, वो वेक्टर जिसके तीनों कंपोनेंट इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हों। और V3 में तीन कंपोनेंट रियल वाले सारे वेक्टर्स विद्यमान होंगे। मतलब V3 में तो किसी वेक्टर के होने की कंडीशन केवल ये है कि उसके तीनों कंपोनेंट रियल होने चाहिए, जबकि W में कोई वेक्टर तब होगा जब उसके तीनों कंपोनेंट रियल तो हों ही, साथ ही इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करते हों। अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो ये V3 तो 3D में सभी पॉइंट्स का सेट है, जबकि W 3D में उन पॉइंट्स का सेट है जो इस लाइन पर हैं। ये 3D में एक लाइन की इक्वेशन है। ax + by + cz = 0 एक प्लेन की इक्वेशन होती है, एंड dx + ey + fz = 0 भी एक प्लेन की इक्वेशन होती है, और दोनों इक्वेशन जॉइंटली एक स्ट्रेट लाइन व्यक्त करती हैं जो कि उन दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से बनता है। तो ज्योमेट्रिकली भी हम इसको कह सकते हैं कि V3 तो सारे पॉइंट्स का सेट है 3D में, यानी कि पूरे यूनिवर्स में विद्यमान सारे पॉइंट्स, जबकि W में केवल वही पॉइंट होंगे जो एक लाइन पर हैं। कोई एक लाइन होगी 3D में, उस लाइन पर विद्यमान सारे पॉइंट्स W में होंगे, जबकि V3 में सारे हैं। तो वैसे भी दिख रहा है कि W V3 का सबसेट है।
तो अब हम W को सब स्पेस प्रूव करने के लिए पहले हम प्रूव कर रहे हैं कि W इज़ नॉट इक्वल टू 5, W रिक्त नहीं है, 0 रियल नंबर है। तो ये जो वेक्टर बन रहा है 0 0 0, जिसको कि हम 0 बार डिनोट कर रहे हैं, ये W में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स 0 0 0 वो रियल भी हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस में एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 रखें तो ये इजीली 0 आ जाएगा, और इस इक्वेशन में भी एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 रखें तो ये भी 0 आ जाएगा। यानी ये जो वेक्टर है ये W में होने की सभी शर्तें पूरी करता है। इसके भी तीनों कंपोनेंट रियल हैं और इसके तीनों कंपोनेंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो दिस वेक्टर बिलोंग्स टू W एंड देयरफॉर W इज़ नॉट इक्वल टू 5। ये नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरी बात कि W V3 का सबसेट होना चाहिए, तो उसमें किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही लिख दिया है। ऑब्वियसली W इज़ ए सबसेट ऑफ V3। क्यों ऑब्वियस है? क्योंकि किसी वेक्टर के V3 में होने के लिए जो शर्तें हैं वो W में होने के लिए भी हैं। अतः जो वेक्टर W में होगा वो V3 में तो होगा ही, यानी W के सारे वेक्टर्स V3 में होंगे। W में होने के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन ज़रूर है, लेकिन जितनी कंडीशन V3 में होने के लिए चाहिए वो तो W में होने के लिए भी हैं। इसलिए W इज़ ए सबसेट ऑफ V3। अब आती है बात लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमने दो W के वेक्टर ले लिए। मान लिया U इज इक्वल टू x1 y1 z1 एंड V इज इक्वल टू x2 y2 z2 बिलोंग टू W। अब ये दो वेक्टर्स हमने W के माने हैं, तो अगर ये W के हैं तो इनसे हमें क्या जानकारी मिली? अगर ये W के हैं तो W में होने की शर्तें पूरी करेंगे, और वो क्या शर्तें हैं कि इसके भी सभी तीनों कंपोनेंट और इसके भी सभी तीनों कंपोनेंट पहली बात तो बिलोंग टू R होंगे, और दूसरी बात इसके तीनों कंपोनेंट्स उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, यानी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन को भी ये कंपोनेंट सेटिस्फाई करेंगे, यानी dx1 प्लस ey1 प्लस fz1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जो सेकंड वेक्टर हमने लिया उसके जो कंपोनेंट है x2 y2 z2 वो भी उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, और उससे आ जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इज इक्वल टू 0 एंड dx2 प्लस ey2 प्लस fz2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो वेक्टर्स हमने W के मान लिए, उससे हमें इतनी जानकारियाँ मिल गई। अब ये दो वेक्टर्स और दो कोई आर्बिट्ररी स्केलर ले लें। दो हमने आर्बिट्ररी स्केलर ले लिए अल्फ़ा और बीटा। फिर इनका कॉम्बिनेशन बनाया, लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी। हम प्रूव करना चाहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन भी W में हो। तो पहले तो ये वेक्टर तैयार करेंगे। वेक्टर क्या बनेगा? अल्फ़ा एज इट इज़ यू वेक्टर यू की वैल्यू रख दी, वेक्टर वी की वैल्यू रख दी, अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, एक्सटर्नल कंपोजिशन की डेफिनेशन। इसी तरह से बीटा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया तो ये एक वेक्टर आ गया, और इस वेक्टर को नया नाम भी दे दिया है x3 y3 z3, यानी इस फर्स्ट कंपोनेंट को x3, सेकंड कंपोनेंट को y3 और थर्ड कंपोनेंट को z3 मान लिया। अब ये जो वेक्टर प्राप्त हुआ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी, वो वेक्टर के जो तीनों कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं और वो क्यों R में होंगे, वो कारण ये है क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा x1 y1 z1 x2 y2 z2 ऑल बिलोंग टू R, और जब ये सब R के अवयव हैं तो फिर ये टोटल एलिमेंट्स भी R के अवयव होंगे, दैट इज़ x3 y3 एंड z3 बिलोंग टू R। तो ये तो इस वेक्टर के W में होने के लिए पहली शर्त पूरी हो गई कि जो तीनों कंपोनेंट इस वेक्टर के प्राप्त हो रहे हैं वो R में हों, और दूसरी ये कि ये जो तीनों कंपोनेंट हैं वो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। तो वो हम यहाँ प्रूव करें, यानी फर्स्ट इक्वेशन में रखें अगर हम एक्स वाई जेड की जगह x3 y3 z3, तो ax3 प्लस by3 प्लस cz3 बराबर 0 आएगा। कैसे आएगा? पहले x3 y3 z3 की वैल्यूज़ रख दी, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, c को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये 6 एलिमेंट्स आए, इनको एडिशन कंपोजिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके, यानी क्रम विनिमयता का यूज़ करके इधर उधर कर दिया, यानी जिनमें अल्फ़ा है वो एक साथ ले लिए, पहला तीसरा और पांचवा एक साथ ले लिए और बाकी के एक साथ ले लिए। इन तीनों से अल्फ़ा कॉमन आ गया, वेक्टर स्पेस का ही प्रॉपर्टी है ये, और इन तीनों में से बीटा कॉमन आ गया। अब ये जो टर्म है ax1 प्लस by1 प्लस cz1, वो ऊपर जो हमें उपलब्ध है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, उनसे ये टर्म 0 है और ये टर्म 0 है। ये हमें यहाँ पर
इक्वेशन नंबर 1 और 3 में उपलब्ध थी u और v के w में होने के कारण। तो ये अल्टीमेटली 0 आ गया। तो ये इक्वेशन दिस टर्म इज इक्वल टू 0 मीन्स कंपोनेंट x3 y3 z3 उस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में प्रूव कर दिया है। और सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यही 3 कंपोनेंट वो जो सेकंड इक्वेशन है dx प्लस ey प्लस f3 उसे भी सेटिस्फाई करते हैं। वो इसी तरह से प्रूव हो जाएगा। तो वो मैंने विदाउट प्रूफ लिख दिया है। अब जब वो जो वेक्टर था अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी से जो वेक्टर बना था x3, y3, z3, उस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स रियल हैं और उस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो वेक्टर है अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू x3, y3, z3 w का एलिमेंट है, क्योंकि इस वेक्टर के w में होने के लिए जो जो बातें थी वो सब हमने प्रूव कर दी। अब जब ये w में आ गया तो हम कह सकते हैं, एक बार रिपीट करके लिख दिया है कि क्या क्या हमने प्रूव कर लिया है। एक तो हमने ये प्रूव कर लिया कि w इज़ नॉट इक्वल टू 5, दूसरा ये कि w इज़ ए सबसेट ऑफ v3, और तीसरा ये कि दो कोई भी स्केलर अल्फ़ा और बीटा और दो w के कोई भी वेक्टर u और v लेने पर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी भी w में आता है। इस तरह से सब स्पेस होने के लिए जो सफिशिएंट कंडीशंस हैं वो प्रूव हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हेंस w v3 ओवर r का सब स्पेस है। तो ये सब स्पेस का एक एग्जांपल हो गया। और जिस तरह से इसको किया है उसी तरह से हम एक और एग्जांपल प्रूव कर लें। इस नेक्स्ट एग्जांपल में जो मेन वेक्टर स्पेस है वो तो वही लिया है जो पिछले में लिया था, यानी v3। इस बार कंपोनेंट्स को x y z की बजाय a b c से व्यक्त कर दिया है। तो v3 वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड r, और इस बार हमें इस w को सब स्पेस प्रूव करना है। और इस बार w में जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के होंगे, a, b, 0 टाइप के वेक्टर्स, यानी ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनके फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स तो कोई भी 2 रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन थर्ड कंपोनेंट 0 ही होना चाहिए। तो v3 में तो तीनों कंपोनेंट कोई भी रियल नंबर हो तो वो वेक्टर v3 में होगा, लेकिन w में तब होगा जब थर्ड कंपोनेंट 0 हो। अब इसको सब स्पेस प्रूव करने के लिए वही सेम तरीका अपनाएंगे। पहले हम नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे, और नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए 0 वेक्टर को हम दिखा रहे हैं कि w में होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 वेक्टर में w में होने की शर्तें पूरी हो रही हैं। कैसे पूरी हो रही हैं? फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स रियल नंबर हैं और थर्ड कंपोनेंट रियल नंबर 0 है, तो ये w में है और इसलिए w इज़ नॉट इक्वल टू 5। दूसरा, w v3 का सबसेट है, वो डायरेक्टली स्पष्ट है, क्योंकि जो भी वेक्टर w का होगा वो इस टाइप का होगा, और इस टाइप का हर वेक्टर v3 में भी होगा। v3 में इसलिए होगा क्योंकि तीनों कंपोनेंट रियल हैं, तो इसलिए w का हर वेक्टर v3 में होगा। इसलिए ऑब्वियसली हम लिख दें, यानी कि विदाउट एनी प्रूफ डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है कि w इज ए सबसेट ऑफ v3। अब बात आती है बाकी की जो थर्ड प्रॉपर्टी है सब स्पेस होने के लिए, उसको प्रूव करें, और वो ये है कि कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाले पॉइंट में 2 स्केलर्स और 2 w के वेक्टर्स लेने हैं। स्केलर्स a और b ले लिए, w के वेक्टर्स अल्फ़ा और बीटा ले लिए, जहां अल्फ़ा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना। जैसे w में वेक्टर्स हैं वैसे ही लेने होंगे। w में जो वेक्टर्स हैं उनका थर्ड कंपोनेंट 0 है, तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो w के माने हैं उनका थर्ड कंपोनेंट 0 लिया है, और फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स कोई भी रियल नंबर है। तो जब ये वेक्टर्स w के हैं तो इसके जो फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स हैं a1 b1 a2 b2 वो बिलोंग टू r करेंगे। और अब जब इन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, स्केलर अल्फ़ा, स्केलर a और b लेकर, a अल्फ़ा प्लस b बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख दी, वेक्टर अल्फ़ा वेक्टर बीटा, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a कंपोनेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू 0 0 ही आएगा, b भी अंदर तीनों कंपोनेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एक्सटर्नल कंपोजिशन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उससे। फिर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उससे कंपोनेंट वाइज 2 वेक्टर ऐड हो जाते हैं। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट प्लस इसका फर्स्ट कंपोनेंट, ये फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा, सेकंड प्लस सेकंड
वो सेकंड कंपोनेंट बन जाएगा, और थर्ड प्लस थर्ड यानी 0 प्लस 0 जो कि 0 ही आएगा, क्योंकि 0 प्लस 0 बराबर 0 ही होगा। ये जो वेक्टर आया ये आसानी से कहा जा सकता है कि ये W में है। क्यों है? क्योंकि ये भी 3 कंपोनेंट वाला वेक्टर है, इसके भी तीनों कंपोनेंट रियल हैं, जिनमें से थर्ड कंपोनेंट 0 है। ये दोनों रियल क्यों हैं उसका हम कारण ये दे सकते हैं कि ये सभी एलिमेंट्स जिनसे ये दोनों एलिमेंट्स बने हैं वो सब रियल हैं। ए और बी रियल थे, A1 B1 रियल थे, A2 B2 रियल थे, अतः A1 प्लस BA2 भी रियल होगा और AB1 प्लस BB2 भी रियल होगा। तो ये ऐसा वेक्टर है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट कोई रियल नंबर है, सेकंड कंपोनेंट कोई रियल नंबर है और थर्ड कंपोनेंट 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर W में होगा, क्योंकि इसी प्रकार के वेक्टर हैं W में। तो क्या प्रूव हुआ यहाँ पर कि A और B R में लेने पर और अल्फ़ा और बीटा W में लेने पर A अल्फ़ा प्लस B बीटा जो वेक्टर बना वो भी W में है। तो जो प्रूव किया उसको एक बार फिर रिपीट कर दिया है। एक तो हमने प्रूव किया है कि W इज़ नॉट इक्वल टू 5, दूसरा W इज़ ए सबसेट ऑफ V3, और तीसरा 2 स्केलर और 2 W के वेक्टर लेने पर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी W में आता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि W इज़ ए सब स्पेस ऑफ V3। तो इस तरह से जैसे हमने इन 2 एग्जांपल्स में एक दिए गए सेट को एक दिए गए वेक्टर स्पेस का सब स्पेस प्रूव किया है, इसी तरह से हम और एग्जांपल्स में भी प्रूव करेंगे। ये ध्यान रखना है क्या क्या प्रूव करना है। एक नॉन एम्प्टी प्रूव करना है, और नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए अगर वो सब स्पेस है तो 0 वेक्टर दिखा दें, क्योंकि अगर उसको सब स्पेस होना है तो उसमें 0 वेक्टर होगा ही। सबसेट प्रूव कर दें और 2 स्वेच्छ W के वेक्टर्स लेकर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के प्रूव कर दें कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी W में आता है। तो इतने से ये सिद्ध हो जाता है कि वो सब स्पेस है। सब स्पेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, लेकिन प्रूव करने का तरीका आना चाहिए, फिर आप कितने भी एग्जांपल्स प्रूव कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल प्रूव करेंगे, उसके बाद बाकी के एग्जांपल्स आप सेल्फ भी प्रूव कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।